Hello and welcome. This is the third chapter of your second book, that is Politics of Planned Development. And this is the first part of this chapter. So, in this chapter, we are going to understand that how the third challenge was met. The three challenges you have done in the first chapter, out of that, the third challenge was the development of the country. So, when the British left India, they left India very impoverished. So majority of the population was living below poverty line. The agriculture was devastated. The small scale industry of India, the cotton industry of India, that was devastated. So British had almost drained India of all its wealth. So at the time of independence, therefore, this was a major task in front of the policymakers, the government, to bring the country back on the path of development. So how it was done, that we have to study in this chapter. Let's begin. First of all, development. Why do we study development in political science? Because essentially it is a concept of economics, but we study it in political science. Why so? Because there is a lot of politics involved with the development of the country. For instance, if we take example of the construction of a highway, ठीक है, छोटा सा example है कि किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन होना है and that highway is important because it connects to SEZ, ठीक है. SEZ आपको पता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है जिसको कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे बनाना है और गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट पे शुरू हो गई है. नाउ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे देयर आर विलेजेस which is inhabited by people belonging to the tribal communities or the backward communities. ठीक है. तो अब उसमें रास्ते में बहुत से ऐसे एरियाज आ रहे हैं जिनमें कि लोग रहते हैं, गांव हैं उनके, और अगर आपको वो हाईवे निकालना है उस जगह से तो उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा और उनकी ज़मीन आपको लेनी पड़ेगी. नाउ सबसे पहले तो जो स्टेक होल्डर्स है इसमें, तो वो आ गए. वो हुए आपके वो लोग जिनको अपनी ज़मीन देनी है. वो उस रेट पे ज़मीन देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो रीएलोकेशन, उनका जो रिहैबिलिटेशन होगा वो किस तरह से होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाएगा. देन देयर मस्ट बी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज. They will come up to represent their interest. Then there will be environmentalists who are concerned about the environment of that region, because the SEZs may lead to more pollution in the area. तो वो आ जाएंगे कि यहाँ पे SEZ बनना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए, इससे इन्वायरमेंट को कितना खतरा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सारे ये इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, सारे इनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं. तो जिनका जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इनमें से कुछ लोग ये चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट थ्रू हो और कुछ लोग उस प्रोजेक्ट को रोकना चाहेंगे, स्टॉप करना चाहेंगे. सो नाउ द वर्क ऑफ द पॉलिटिक्स इज टू to bring about compromise and adjustment in the interest of all these groups. Fine. So, any developmental idea or initiative involves a lot of politics. Okay, that is why it becomes a political issue also. Now we have to understand the meaning of development in common perception. तो commonly हम development को किस तरह से देखते हैं और उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब किस तरह से देखा जाता था. तो डेवलपमेंट इज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न. ओके, अब मोर मॉडर्न बनने का मतलब क्या है कि मोर मॉडर्न वॉज बिकमिंग मोर वेस्टर्नाइज्ड, बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट. सो मॉडर्नाइजेशन बिकम्स सिनोनिमस टू वेस्टर्नाइजेशन and which becomes synonymous to development. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट का मतलब है कि आप मॉडर्न हो जाइए, और मॉडर्न का मतलब होता है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे हो जाइए. ये जो परसेप्शन था, ये इसको माना जाता था. अब इससे आपके व्यूज भी डिफर हो सकते हैं, मेरे व्यूज भी डिफर हो सकते हैं. मेरे हिसाब से मॉडर्न होना वेस्टर्न होना नहीं है, मेरे हिसाब से मॉडर्न होना रैशनल होना है. ओके, बट इन इकोनॉमिक टर्म्स अगर हम इकोनॉमिकली उसको देखने चलें तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये माना जाता था, डेवलपमेंट का मतलब ये माना जाता था कि यू बिकम मॉडर्न एंड यू बिकम लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके,
इट ऑल्सो मेंट, जैसे कि हम मैंने अभी कहा, इट ऑल्सो मेंट ब्रेकिंग डाउन द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको ब्रेक करिए, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और लिबरल इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए, and it is associated with the idea of growth, material progress and scientific rationality। ठीक है, तो ये तीन मतलब मॉडर्नाइजेशन के निकलते हैं। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो उसको आपको इसी तरह से लिखना है दैट व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। ओके, सो ये इसी तरह से लिखना है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही हुआ कि आप ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करें, जो ट्रेडिशनल बिलीफ पैटर्न है, जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ पैटर्न है, उससे बाहर निकलें, थोड़ा सा लिबरल हो जाएं अपने एटीट्यूड में, थोड़ा सा अडेप्टिव हो जाएं ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ऑफ वेस्टर्न वेज, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाइए। ठीक है, ग्रोथ एंड मटेरियल प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ कि जिसको कहते हैं भौतिकतावाद हिंदी में इसको कहते हैं भौतिकतावाद, मटेरियल प्रोग्रेस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे बहुत ही भौतिक सुविधाओं की तरफ ध्यान दीजिए, टू मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड मोर luxurious, and scientific rationality to that your way of thinking should be based on reasoning। ठीक है, तो आप किसी बात को सिर्फ इसलिए मत एक्सेप्ट कर लीजिए कि सदियों से ये प्रथा चली आ रही है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और इसको इसीलिए ऐसे होना चाहिए, नहीं, आप उसको रीजन करिए कि वाई इट शुड बी डन लाइक दिस। ओके, और आपको जो बात आपके रीजन को अपील करे कि हाँ यही सही है, ये सही चीज है, इस तरीके को हमें फॉलो करना चाहिए, उसी को फॉलो करिए। दिस इज साइंटिफिक रैशनैलिटी, कि हर चीज में रीजनिंग को देखिए। दिस इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। Now let's see what were the models of development in front of us at the time of independence. So 1947 में after World War II, there were basically two models of development that we clearly saw, and that one was the capitalist model and the other was the socialist model। ठीक है, अब इसके बारे में फर्स्ट बुक जब आप पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, कोल्ड वॉर वगैरह सब हमने पढ़ा है, तो ये चीज़ तो अब काफ़ी क्लियर हो गई है कि दोनों मॉडल्स क्या थे। कैपिटलिस्ट मॉडल को यूरोप और यूएसए ने अपनाया था। उनकी इकोनॉमी का जो पैटर्न था उसी को कैपिटलिस्ट मॉडल कहते हैं, जिसमें कि मार्केट बिकम्स द मेन डिटर्मिनेंट, और जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमी वो कम से कम होता है। इकोनॉमी बहुत ओपन होती है, ओपन इकोनॉमी की ये बात करते हैं, जिसमें कि फ्री इंटरप्राइज को इनकरेज किया जाता है। ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल होता है जिसमें कि ये यूएसएसआर का मॉडल था। तो सोशलिस्ट मॉडल में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी, स्टेट सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा इकोनॉमी में। बेसिकली ये इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो इंडिया के सामने भी ये दो मॉडल थे। अब इसमें एक दो टर्मिनोलॉजी जो कि मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत बार इसका मतलब समझाया, बट फिर से, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो हो जाते हैं आपके राइटिस्ट, और जो सोशलिस्ट हैं वो हो जाते हैं आपके लेफ्टिस्ट। ओके, तो कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो राइटिस्ट मॉडल है, और जो सोशलिस्ट मॉडल है वो लेफ्टिस्ट मॉडल है। सोशलिस्ट मॉडल जो होगा, जो लेफ्टिस्ट मॉडल होगा, वो प्रो पुअर होगा। ये पुअर पे इनका ज़्यादा बल होता है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनका ध्यान रखना स्टेट का काम है, एंड दैट इज़ वाई द स्टेट कंट्रोल्स द इकोनॉमी। एंड जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो ओपन होता है, वो मतलब उसमें फ्री कंपटीशन को अलाउ करते हैं। राइटिस्ट मॉडल में फ्री कंपटीशन को अलाउ करते हैं, तो जिसकी भी whosoever is more capable, they will get more share in the benefits, profits में उनका ज़्यादा शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो यहाँ पे बहुत सी लेफ्टिस्ट पार्टी थी। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा that there was a communist party, there was socialist party, so these parties were in favor of the socialist model।
Okay, then our Prime Minister Jawaharlal Nehru at that time, तो इनका भी जो inclination था वो socialist था. So if you will go when you will go to the higher classes, तो वहाँ पे हमें नेहरू की पूरी ideology पढ़नी होती है in theory portion. तो नेहरू की जो आइडियोलॉजी है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की. नेहरू बहुत टू द कोर ही वाज लाइक अ सोशलिस्ट. ओके, तो जो नेहरू का भी जो इंक्लिनेशन फिर हुआ वो हुआ सोशलिस्ट मॉडल की तरफ, जो कि ये कहता है कि द इकोनॉमी शुड बी प्लान्ड एंड स्टेट शुड प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्लान्ड इकोनॉमी. तो ये प्लान्ड इकोनॉमी जो होगी वो करेगा कौन? वो स्टेट करेगा. ओके, और जो राइटिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट मॉडल थे, उसके कोई मेजर सपोर्टर्स थे नहीं. ठीक है, उसका रीजन भी है. रीजन ये है कि उस समय जो परिस्थितियां थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि सब कुछ आप फ्री छोड़ दीजिए. ठीक है, तो ये था रीजन. अब there was also a debate between those who preferred industrialization and those who preferred and those who said that more stress be given on agriculture. तो दो आपको यहाँ पे clear controversy दिख रही है between the capitalist model and the socialist model and between industrialization and agriculture. तो बहुत से लोग थे, उनका कहना था कि पहले आप इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करिए, उससे सारे सेक्टर्स जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे और पूरी इकोनॉमी हमारी डेवलपमेंट के रास्ते पे आ जाएगी. एंड देयर वर many who said that first we will concentrate on the agriculture sector because India was an agriculture based country at that time. ओके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले, क्योंकि हमारी 70% जो population है that is dependent on agriculture, so first we'll try to develop this sector and then we should move on industrialization. So there was a controversy debate between these two groups of people also. पर इन सारी कंट्रोवर्सी और डिबेट में दो चीज़ों पे कंसेंसस था. कंसेंसस मीन्स अग्रीमेंट, जिस पे सारी ग्रुप्स, सारे स्टेक होल्डर्स सब अग्री करते थे. नंबर वन, दैट India should mean that the development should mean both economic growth and social and economic justice. ठीक है, ये क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए आता भी है. That development should mean both economic growth and social and economic justice. क्योंकि जब हम ग्रोथ पे एम्फसाइज करते हैं, जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो तेजी से बढ़े, ओके, तो उसमें जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, जो पुअर क्लासेस होती हैं, वो और पीछे छूटती जाती हैं. So we have to take into consideration social and economic justice also, that all the classes in the society are able to live a respectful life और किसी का भी exploitation ना हो, चाहे वो socially हो या फिर economically हो. Okay, so we have to ensure both economic growth and social and economic justice, which is actually a very difficult thing to do. And then the second is that development could not be left to private hands, could not be left. तो इस पे ये एक consensus आ गया था कि हम पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट नहीं कर सकते हैं. The government has to plan for the economy. The government, they wanted that there was a need for the government to develop a design or plan for development. So there was a consensus. Consensus का मतलब इससे कोई भी differ नहीं कर रहा था कि development could not be left to private hands and the government has to come in to do this. Okay, now so now अब आपने देख लिया कि उस समय जो माहौल है वो किसके फेवर में है, एक प्लान्ड इकोनॉमी के फेवर में है. और ये इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि उस समय की अगर हम दुनिया को देखें तो if you see the world around that time, there were examples that supported planning. So during the time of Great Depression in Europe, आप 1930s में यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और उसके चलते पूरी यूरोप की जो इकोनॉमीज थी वो ठप हो गई थी, वो बैठ गई थी एक तरह से. तो उसके बाद गवर्नमेंट्स आई थी और उन्होंने बहुत से जो स्टेप्स लिए थे उसकी वजह से इकोनॉमी फिर वापस पटरी पे आ पाई थी. इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड वॉर
फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो रिकंस्ट्रक्शन जापान ने अंडरटेक किया, दैट वाज थ्रू प्लानिंग। एंड जर्मनी जर्मनी में आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिफीट हो गई थी और उसके ऊपर एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इम्पोज की गई थी। ओके, राइज ऑफ हिटलर थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जर्मनी को हिटलर वापस इकोनॉमिक पावर के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं, एंड दैट वाज डन बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। Okay, then the economic growth of the Soviet Union in the 30s and the 40s. ये सारा ही जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने थे, लीडर्स के सामने थे, that created an atmosphere in favor of planning in India. Okay, next thing is the big industrialist in India. Now this is something which is very important, often asked as a two marker. ठीक है, that is Bombay Plan. What was the Bombay Plan? ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब कॉमन परसेप्शन में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करते हैं। लेकिन इसके उलट, कॉन्ट्ररी टू दिस, इन इंडिया 1944 the big industrialists came together and they drafted a joint proposal. उन्होंने एक प्रपोजल फ्रेम किया और ये गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया, लीडर से रिक्वेस्ट किया टू हैव अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री. दिस वाज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान. So the Bombay plan wanted the states to take major initiative in industrial and other economic investment. तो बॉम्बे प्लान ने प्लान्ड इकोनॉमी के फेवर में एक प्रपोजल प्रिपेयर किया था. इसी को बॉम्बे प्लान कहते हैं. 1944 by the big industrialists requesting the government to take major initiatives in industrial and other economic investments. तो आपने देखा कि पूरा जो कंसेंसस है वो किसके फेवर में बन रहा है? वो प्लानिंग के फेवर में बन रहा है, एक प्लान्ड इकोनॉमी के फेवर में बन रहा है. So the planning commission was set up in March 1950 by a simple resolution of the government of India. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिंपल रेजोल्यूशन पास किया और प्लानिंग कमीशन को बनाया 1950 में. इसका मतलब ये हुआ that the planning commission is not was not now it doesn't exist. So the planning commission was not a constitutional body. It is very important to remember this because बहुत टाइम इसको ट्रिक करके वाइवा में एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं. मैंने एक बार पूछ लिया था एक बच्चे से, प्रोजेक्ट था प्लानिंग कमीशन नीति आयोग पे, एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट बाय व्हिच आर्टिकल the planning under which article planning commission was established, he fumbled and he was not able to give answer. Then I told him that see, planning commission is not a constitutional body, तो article तो भूल जाइए आप, ये तो simple resolution से establish हुआ था. इनका रोल जो था वो केवल advisory रोल था. It could make recommendations only to the union cabinet, और जब यूनियन कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी तभी वो लागू होगा. तो केवल ये एडवाइजरी रोल था इनका कि किस तरह से अगले 5 साल के लिए प्लान्स बनने चाहिए. द प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. ओके, तो ये प्लानिंग कमीशन फिर इंडिया का बना 1950 में, और उसके बाद से 5 ईयर प्लान प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ, विच आई विल बी टेलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द 5 year plans, first 5 year plan, second 5 year plan, and the major emphasis, projects, controversies related to that. So all that I'll be telling in the next video. Do watch the second part of this chapter also. That's all for this video. Thank you for watching. Bye bye.